दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये कहानी एक झोपड़पट्टी में बसंती नामक एक नौजवान लड़की की कहानी है, जिसकी खूबसूरती और सपनों से भरी जिंदगी सभी को प्रेरित करती है। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और बड़ी बहन जयंती शामिल हैं, जो उसके साथ हर मोड़ पर हैं। एक दिन बसंती के जीवन में गोविंद नामक एक युवक का प्रवेश होता है, जो उसकी जिंदगी को नई रोशनी और प्यार से भर देता है। क्या इस प्यार भरी कहानी में बसंती अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? अब चलते हैं इस कहानी की तरफ। बसंती अपने माता पिता और बड़ी बहन जयंती के साथ झोपड़पट्टी की एक खोली में रहती थी। उसकी उम्र अभी 15 साल ही थी। बसंती के पूरे परिवार में उसे छोड़कर बाकी सभी श्याम रंग के थे, लेकिन वह तो मानो जैसे चमकता हुआ सोना हो। ऊपर से सुनहरे बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते। झोपड़पट्टी में सबसे अलग खूबसूरती का लिबास पहने बसंती को देखकर ऐसा लगता था मानो कीचड़ में यह कमल का फूल खिल गया हो। बसंती की बड़ी बहन जयंती के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। गोविंद और जयंती एक दूसरे से प्यार करते थे। जयंती जिस किराने की दुकान पर सामान लेने आती थी, उसका मालिक गोविंद ही था, और अब गोविंद जयंती का होने वाला पति था। गोविंद के साथ एक दिन उसका छोटा भाई भी उसके साथ बसंती के घर की तरफ आया था। उसने बसंती को देखा और देखता ही रह गया। उसने गोविंद से पूछा, भैया, ये लड़की मेरी होने वाली भाभी की छोटी बहन है ना? हाँ मोहन, वही है। क्या बात है, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसे देखकर कहीं तेरा मन? हाँ भैया, उसे देखते ही वह मन में समा गई है। क्या मेरी शादी उससे? हाँ मोहन, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। दोनों बहनें हमारे घर आ जाएंगी तो लड़ाई झगड़े की कभी नौबत ही नहीं आएगी। पूरा जीवन प्यार से एक ही छत के नीचे गुजारेंगे। मोहन दिखने में एकदम बसंती से विपरीत था। वह जितनी खूबसूरत थी, मोहन उतना ही बदसूरत था। गोविंद ने हाँ तो कह दिया, पर वह मन में यह सोच रहा था कि बसंती क्या मोहन से शादी के लिए तैयार होगी। फिर उसने सोचा कि बात करने में हर्ज ही क्या है, उसका भाई खुश हो जाएगा। बहुत सोच समझकर गोविंद ने जयंती के कान में यह बात डाल दी कि उसका भाई मोहन बसंती को पसंद करता है। फिर क्या था, बात जयंती के माता पिता तक पहुंचने में समय नहीं लगा। जयंती बहुत खुश थी कि बहन का साथ बना रहेगा। गोविंद ने भी अपने पिता सखाराम से यह बात की तो वह भी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा, गोविंद, वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या वे लोग मोहन के लिए राजी होंगे? बाबूजी, बात करने में क्या हर्ज है? हमारा मोहन खुश हो जाएगा और खुश रहेगा। बसंती का परिवार तो एकदम गरीब था। गोविंद और उसका परिवार बसंती के परिवार से काफ़ी ठीक परिस्थिति में रहते थे। वह उसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहते थे। बसंती के माता पिता को जब मोहन के विषय में पता चला तो उनकी खनुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही साथ एक ही खर्चे में दोनों बेटियों का विवाह हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और फिर घर परिवार भी अच्छा ही था। वैसे तो हर माता पिता, चाहे वह कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपनी बेटियों की शादी में हैसियत से ज़्यादा ही खर्च करते हैं। यहाँ तो बात शादी के खर्च की थी, वह ज़रूर कम हो जाएगा। मोहन के अत्यधिक श्याम रंग से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके स्वयं के घर में भी सभी श्याम रंग के ही थे। गोविंद और जयंती दोनों ने ही मोहन और बसंती के रिश्ते के बारे में अपने अपने घर में बात कर ली। दोनों तरफ से हरा सिग्नल मिलने के बाद फिर एक दिन गोविंद जयंती के घर आया। उसने जयंती के पिता से कहा, बाबूजी, जयंती को तो आप मुझे सौंप ही रहे हैं। अगर बसंती की शादी मोहन से हो जाए तो? अरे गोविंद बेटा, तुम हमारे दामाद हो और तुम्हारी तरफ से आया यह रिश्ता हमें भी मान्य है। हमारी दोनों बेटियों का साथ कभी नहीं छूटेगा। हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। गोविंद ने कहा, बाबूजी, फिर भी आप एक बार बसंती से भी पूछ लीजिए। अरे नहीं गोविंद बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बेटी के लिए जो सबसे अच्छा होगा वही तो करेंगे ना, फिर उससे पूछने की क्या आवश्यकता है। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। 15 दिनों में ही जयंती और बसंती के लिए 2 घोड़ियों पर सजे दोनों दूल्हे बारात लेकर आ गए। शादी की विधियां होने लगीं। ढोलक मंजीरे की ताल पर बन्ना बन्नी के गीत गाए जा रहे थे।
कुछ महिलाएं घूंघट लेकर नृत्य कर रही थीं। दोनों जोड़ों की वरमाला की विधि साथ में ही हो रही थी। लोग यह देखकर आपस में बुदबुदा रहे थे कि बड़ी बेटी की तो ठीक है, लेकिन बसंती की जोड़ी तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है। कहाँ इतनी सुंदर लड़की और कहाँ ऐसा दूल्हा। पहले गोविंद और जयंती का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद उसी मंडप में मोहन और बसंती का विवाह हो रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मोहन बहुत खुश था। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा उसे मिल गई हो। मोहन खुशी के साथ बसंती की मांग में सिंदूर भर रहा था। उनकी अजीब बेमेल जोड़ी को देखकर महिलाओं के बीच कानाफूसी हो रही थी, जो मोहन को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह महिलाएं बिल्कुल मोहन और बसंती के पीछे ही बैठी थीं। तभी मोहन के कानों में आवाज़ आई, देखो तो कितनी सुंदर लड़की है और कैसे बदसूरत के साथ ब्याह दिया। फिर दूसरी आवाज़ आई, अरे तुम देख लेना, ये शादी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ना सूरत, ना शक्ल, ना रंग, ना रूप, कैसे लड़के के साथ ब्याह दिया माँ बाप ने। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। यदि मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। ये लड़की तो एक ना एक दिन किसी और के साथ भाग जाएगी, देख लेना। फिर किसी ने कहा, एक ही मंडप में 2 शादी करके माँ बाप ने पैसे बचा लिए, लड़की के तो भाग्य ही फूट गए हैं। पंडित जी के मंत्रों के बीच कानाफूसी के ये शब्द मोहन को शूल की तरह चुभ रहे थे। बसंती भी इन शब्दों को सुनकर सोच रही थी, कैसी महिलाएं हैं ये जो उसके पति के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। सबसे ज़्यादा तो उसके कानों में वह शब्द चुभ रहा था कि भाग जाएगी, किसी के साथ देख लेना। बसंती को भाग जाएगी शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर किसी महिला की आवाज़ आई, अरे मुझे तो लगता है माँ बाप ने छोरी को लड़का दिखाया ही नहीं कि कहीं छोरी मना ना कर दे। लेकिन हाँ, छोरे का तो भाग्य ही चमक गया। क्या सुंदर छोरी हाथ लगी है। साथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा साथ में नौकर जा रहा है। कहते हुए हंसी की आवाज़ भी व्यंग शामिल हो गई। मंडप में बैठी महिलाओं के ऐसे व्यंग्यवाण सुनकर एक समझदार महिला ने कहा, तुम लोग क्या फिजूल की बातें कर रहे हो। अरे सूरत शक्ल में क्या रखा है, गोरे काले में क्या फ़र्क है, सब एक जैसे ही होते हैं। बस छोरी को प्यार से रख ले, मारे कूटे नहीं तो समझो सब अच्छा है। महिलाओं की इस तरह की बातें मोहन के मन में फेविकोल की तरह चिपक गईं। विवाह तो हो गया, पर इन बेफिजूल की बातों ने विवाह के साथ ही मोहन के मन में शक का एक भयानक बड़ा ही खतरनाक कीड़ा उत्पन्न कर दिया, जो धीरे धीरे उसे काटने लगा। दिन रात वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, देखना यह शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, भाग जाएगी यह लड़की किसी के साथ। इन शब्दों ने पहले ही दिन से मोहन के मन में मैल भर दिया। यह मैल था शक का, जिसकी सफाई आसान नहीं होती। हर इंसान की सोच और सहन शक्ति भी अलग अलग होती है। इन कटु शब्दों ने पति पत्नी दोनों के लिए अलग अलग स्वरूप ले लिया। यदि मोहन शक की अग्नि में जल रहा था, तो वहीं बसंती ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह ऐसे बेकार की बातें करने वाले लोगों को गलत सिद्ध करके दिखाएगी। जिसके साथ गठबंधन हुआ है, जीवन की अंतिम सांस तक उसका साथ निभाएगी, उसे बहुत प्यार करेगी। आज उनकी सुहाग रात थी। इस समय भी मोहन से रहा नहीं गया और उसने वह जिक्र छेड़ ही दिया। उसने कहा, बसंती तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ प्यार से रह पाओगी। वहाँ पीछे बैठी महिलाएं जो कानाफूसी कर रही थीं, पंडित के मंत्रों के बीच वह आवाज़ें मेरे कान में जहर घोल रही थीं। बसंती ने कहा, लोगों का क्या है, वह तो बोलते रहते हैं। यदि मुझे मना करना होता तो मैं पहले ही मना कर देती, लेकिन मुझे रूप रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो भगवान का बनाया हुआ है। तुम बस मुझे प्यार से रखना, कभी मार कुटाई मत करना। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि लोग दारू पीकर घर वाली को कितना मारते हैं, गाली देते हैं। तुम बस मेरे साथ वह सब मत करना। मैं केवल तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। तुम उन लोगों की फिजूल बातों को दिल से मत लगाओ, भूल जाओ उन सब बातों को। बसंती के प्यार से इतना समझाने के बाद भी शक का कीड़ा मरा नहीं, वह जिंदा था और धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा था। जयंती और गोविंद बहुत खुश थे।
पूरा परिवार एक छत के नीचे प्यार से रह रहा था। गोविंद के माता पिता काफ़ी समझदार थे। घर में उनकी किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं थी। अपना खाना पीना और भजन कीर्तन ही उनका नित्य का काम था। गोविंद और मोहन दोनों मिलकर दुकान का काम करते थे और अच्छा कमा लेते थे। दोनों वक़्त भरपेट खाना, पहनने को कपड़े और घर सब कुछ था। ज़्यादा ना सही, पर जितना था उनके लिए पर्याप्त था। वह खुश थे। बसंती और जयंती भी बहुत खुश थीं। उनके माता पिता भी अपनी बेटियों के लिए बेफिक्र हो गए थे। यह सोचकर कि अपने से बड़े घर में ब्याह है, अच्छे लोग हैं, दोनों बेटियां साथ हैं तो हमेशा खुश ही रहेंगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मोहन के मन में शक की चिंगारी ऐसी भड़की कि उसने अपने घर में ही आग लगा दी। बसंती जब भी गोविंद से बात करती, मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह धीरे धीरे उन दोनों के ऊपर शक करने लगा। गोविंद तो बसंती को अपनी छोटी बहन ही समझता था। कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेता था। वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उसके भाई की सोच इतनी मैली है। बसंती भी गोविंद को अपने बड़े भाई की तरह ही मानती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर वह पढ़ नहीं पाई थी। इसलिए वह कई बार गोविंद से कहती, भैया मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दो, थोड़ा हिसाब किताब करना भी सिखा दो। मोहन से कहती हूँ, पर वह सुनता ही नहीं। कहता है क्या करेगी अब पढ़कर। गोविंद ने कहा, ठीक है बसंती, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं दुकान से वापस आता हूँ तब थोड़ी देर मेरे पास बैठा कर मैं तुझे पढ़ना ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है भैया। इस तरह बसंती रोज़ ही गोविंद के साथ बैठकर पढ़ाई करती। गोविंद हर रोज़ दुकान से पहले घर आ जाता था और मोहन कुछ समय बाद दुकान बंद करके फिर आता था। ऐसा वह पहले से ही करते थे, लेकिन अब मोहन जब भी घर आता बसंती को गोविंद के पास बैठा देख जल जाता, जबकि घर में सब मौजूद रहते थे। धीरे धीरे मोहन की ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। वह चुपचाप ज़रूर रहता, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था। शक का जहरीला कीड़ा धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होता ही जा रहा था। आखिरकार एक दिन दुकान से निकलकर उसने खूब शराब पी ली और फिर घर आकर उसने अपने पूरे परिवार के सामने बसंती, जो उस समय गोविंद के साथ बैठकर पढ़ रही थी, उसके बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, कुलटा है तू, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, मेरी आंखों में धूल झोंकते हो। पढ़ाई के बहाने यहाँ क्या क्या चलता है, क्या मुझे समझता नहीं है। मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो। गोविंद को काटो तो खून नहीं। वह सदमे में आ गया कि मोहन ये क्या बोल रहा है। जयंती ने भी मोहन के ऊपर नाराज होते हुए कहा, मोहन भैया ये क्या कह रहे हो, तुम होश में नहीं हो। जयंती को भाभी कहकर पुकारने वाला मोहन चिढ़कर बोला, हट दूर जा जयंती, मैं होश में ही हूँ। तू काली कलूटी और ये मेरी बीवी खूबसूरती की मूरत, जिस पर तेरे मर्द का दिल आ गया है। तुझे नहीं मालूम, तू बहुत भोली है रे। गोविंद के माता पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी गोविंद की माँ माया गुस्से में तिलमिलाती हुई उठी और उठकर मोहन के गाल पर 3-4 चांटे लगातार लगाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे, कितनी मैली सोच है तेरी। अरे तेरी हैसियत से ज़्यादा अच्छी लड़की मिल गई है तो तुझे वह हजम नहीं हो रहा है। अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए उस पर हावी हो रहा है। गोविंद ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ रहने दो, वह नशे में है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बक रहा है। गोविंद ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। बसंती बहुत डर रही थी कि कहीं कमरे में जाकर मोहन उसे मारे ना, लेकिन कमरे में पहुंचते पहुंचते मोहन बड़बड़ करता रहा और फिर पलंग पर गिरकर सो गया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।